हेलो स्टूडेंट्स। एक्स रे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हमने देखा है कि ब्रैग्स लॉ के हिसाब से द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स टू बी डिटरमाइंड आर द थीटा एंड द वेवलेंथ. थीटा इज द इंसिडेंट एंगल और व्हाट वी कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड एंगल. उसके लिए in order to determine the wavelength or the angle of incidence, various methods have been implemented. Among them, the four methods are been included in our syllabus. The first one is Bragg's law or Bragg's spectrophotometer. Second one is Lewis photographic method. Third one, rotating crystal method, and fourth one is powder reflection method. All these four methods are based upon the manipulation of either angle theta or manipulation of wavelength. Under this consideration, let's start with the first one, that is we have already completed the Bragg's spectrometer. Now we are going to start with Lewis photographic method. Imagine what would happen. Just carefully observe this prism. Now, if I say that this incident ray is attacking or is incident is striking the first layer of the prism, similarly, we can also imagine that behind this first layer another layer will be present, or another layer will be present, or another layer will be present, or another layer will be present. Because these layers are present, only because of that the angle is getting changed. You can see the deflection in the beam pattern. These are not moving in the straight direction, they are getting deflected. And for every deflection we can imagine that here a plane will be there, here a plane will be there, here a plane will be there. So whatever we are observing the distance here, जो छोटे छोटे हमें डिफरेंस दिख रहा है, ये डिफरेंस एक्चुअली इसके अंदर के प्लेन्स हैं. हम इन प्लेन्स की बात कर रहे हैं, मैं इमेजिन कर रहा हूं आप इमेजिनरी प्लेन्स है, और इन प्लेन्स में का जो डिस्टेंस है उससे हम का नाम देते हैं इंटरप्लानर डिस्टेंस. अब जस्ट इस प्रिज्म को हम रिप्लेस करते हैं किसी भी एटम से. उस एटम में या फिर उस मॉलिक्यूल्स में, उस मॉलिक्यूल का जो एक सिंगल क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं. एक क्रिस्टल में एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं. वो मॉलिक्यूल्स या तो हॉरिजेंटली लेयर फॉर्म में अरेंज रहेंगे या फिर वर्टिकली लेयर फॉर्म में अरेंज रहेंगे, जैसे यहाँ पे हम लेयर्स हमें दिख रही है. और इन लेयर्स से अगर इमेजिन करो इस प्रिज्म को मैं रिप्लेस करता हूं उस एटम उस क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल से, तो जिस तरह से ये इंसिडेंट रे उस मॉलिक्यूल के फर्स्ट लेयर को टकराएगी, उसी वक्त वो शायद सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर को भी टकरा. पॉसिबिलिटी है कि रेज डायरेक्ट निकल जाए. सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि रेज शायद रिफ्लेक्ट ऑफ हो, जो यहाँ पे नहीं हो रहा है. अगर रिफ्लेक्ट ऑफ होती है तो यहाँ से हमारा सीन शुरू होता है ब्रैग्स लॉ का. दिस डिफ्रैक्शन वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग. हमें जो कंसर्न है वो है रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन. अगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है, तो रिफ्लेक्ट ये फर्स्ट लेयर से भी होगा, ये रिफ्लेक्ट सेकेंड लेयर से भी होगा, थर्ड लेयर से भी होगा, फोर्थ लेयर से भी होगा. इस तरह के जब रिफ्लेक्शंस होते हैं तो वो फर्स्ट लेयर से होने के बाद सेकेंड लेयर जब रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये फर्स्ट लेयर का और सेकेंड लेयर की जो वेव बाहर निकली, ये शायद एक दूसरे को टकराए, और टकराने के बाद यहाँ पे इंटरफेरेंस क्रिएट होगा. इस इंटरफेरेंस को हम हमेशा नाम देते हैं या तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव रहेगा या तो डिस्ट्रक्टिव रहेगा. लिविंग दैट ये सब चीजें हमने ब्रैग्स लॉ में पढ़ी है कि कंस्ट्रक्टिव होता है तो कब होता है, और डिस्ट्रक्टिव होता है तो कब होता है. आज के लेक्चर को आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पे एक एग्जांपल देना पड़ेगा. जो पहली मेथड हमने एनलिस्ट की है वो है लुईस डिफ्रैक्शन मेथड. Lewis was a scientist name. He was a scientist who has invented this method, and for this he has been awarded. लुईस मेथड दो तरह की है, एक है ट्रांसमिशन मेथड और सेकेंड वन इज बैक रिफ्लेक्शन मेथड. यहाँ पे मैंने उसका छोटा पिक्टोरियल दिया हुआ है. इस केस में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो हमें दिख रहे हैं वो है एक ये रे, मतलब इसे हम कहेंगे हमारा एक्सरे. सेकेंड वन इज दिस इज हमारा व्हाट वी कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल. और थर्ड वन है ये हमारा फिल्म, इसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म. ये द ए सेगमेंट रिप्रेजेंट द ट्रांसमिशन मेथड, whereas द बी सेगमेंट, यहाँ पे भी वही चीज है, इनवर्ड एरो रिप्रेजेंटिंग
the X-rays, the prism or what you call it, the crystal is present over here, and again the photographic plate is placed before the crystal. Here the plate is placed after the crystal, here it is placed before the crystal. So ये basic difference है transmission method का और back reflection method का. सेकेंड मेथड जो है वो है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड. रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में भी यहाँ पे जैसे तीन कलाकार हमें देखे थे पिक्चर के, कुछ वैसे ही तीन कलाकार यहाँ पे भी है. एक है हमारी इंसिडेंट रे, डेफिनेटली ये इंसिडेंट रे एक्सरे रहेगी. इसके बाद हमारा सेकेंड कैरेक्टर है हमारा सैंपल, सेम कहेंगे क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल. और थर्ड कैरेक्टर्स रहते हैं हमारी रिकॉर्डिंग फिल्म. रिकॉर्डिंग फिल्म मतलब वो फिल्म जहाँ पे ये जो सर्कुलर आप देख पा रहे हो ये एक्चुअली है फोटोग्राफिक फिल्म है. इस फोटोग्राफी फिल्म में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होता होगा. वो क्या रिकॉर्ड होता होगा नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थर्ड पॉइंट है इसमें पाउडर मेथड. पाउडर मेथड में भी सेम कंपोनेंट्स है. हमें पास एक एक्सरे का सोर्स रहेगा, सैंपल रहेगा और डिटेक्टर रहेगा. सो इन तीनों केसेस में हमारे जो मेन कैरेक्टर, ये पूरी स्टोरी जो चलेगी पिक्चर की, ये तीन कैरेक्टर्स के सराउंडिंग में चलने वाली है. सोर्स ऑफ एक्सरेज, सेकेंड वन इज सैंपल पोजिशन, थर्ड वन इज द फोटोग्राफिक प्लेट. अब एक्सरेज की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक्चुअली एक्सरे की वेवलेंथ की बात करता हूँ. मैं सैंपल की बात करता हूँ तो मैं सैंपल के इंटरप्लैनर डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ. और फोटोग्राफिक प्लेट की जब मैं बात करता हूँ तो मैं उसके ओरिएंटेशन, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ. लेट्स सी. Let's start with the first one is this transmission method. For transmission method हमने हमारे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सरे के लेके गए हैं. सो यू कैन सी दैट हम एक्सरे में करते क्या है, एक्सरे मशीन और फोटोग्राफिक फिल्म के बीच में हम हमारे कैंडिडेट को खड़ा करते हैं और उस मशीन को जब ऑन किया जाता है तो वो रेज हमारे बोन स्ट्रक्चर से होते हुए इस फोटोग्राफिक प्लेट में एक फोटो क्रिएट करती है. क्योंकि वो रेज बोन्स से ट्रांसमिट नहीं होती तो वो शायद रिफ्लेक्ट ऑफ होती होंगी, कहीं भी इधर बैकग्राउंड में कहीं भी चले गई होगी वो. इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो रेज निकल आई है, उन निकल आई रेज ने क्या किया, यहाँ पे इस फोटोग्राफिक फिल्म पे अपना एक इंप्रेशन क्रिएट किया और इस फिल्म को इसको हमने बोला गया हमारा एक्सरे डाटा. नाउ क्या हम इस इंसान को रिप्लेस कर सकते हैं मॉलिक्यूल से? सीन वही रहेगा, हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट रहेगी, हमारे पास एक्सरे मशीन रहेगी, सिर्फ ये बंदा यहाँ पे नहीं रहेगा. इसको हम रिप्लेस करेंगे किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से या फिर हम कहेंगे किसी स्पेसिफिक क्रिस्टल कंपोनेंट से. देखते हैं क्या होता है. अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरे पास एक एक्सरे का सोर्स है. सो यहाँ पे एक्सरे का सोर्स अगर आप देख सको तो एक्सरेज आ रही है कॉलिमेटिक सिस्टम से होते हुए, उनको उसने पैरेलल किया, एक्सेलरेट किया. एक्सेलरेट करने के बाद अब वो टकराएंगी प्रिज्म से. हमारे क्रिस्टल में अलग अलग लेयर्स ऑफ एटम्स, अलग अलग लेयर्स ऑफ इंटरप्लैनर्स है और इन लेयर से टकराने के बाद जो लाइट है वो क्या होती है, वो लाइट मूव होती है. अब वो लाइट को मूव करने के लिए अगर उसके पास ओपन स्पेसेस रहेगी तो ओपन स्पेसेस में से जैसे हड्डियों के ढांचे में ओपन स्पेस मस्कुलर पार्ट था, वहां से वो रेज निकल गई और फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके उसने अपना इंप्रेशन दिया. कुछ वैसे ही इस केस में भी जहां पे इन प्लेन्स के बीच में ओपन स्पेस होगी, पक्का हो गया ओपन स्पेस, तो उन ओपन स्पेसेस में से वो रेज निकल जाएगी और रेज निकल के वो फोटोग्राफिक प्लेट पे अपना इंप्रेशन क्रिएट करेगी. लेकिन जहां पे एटम्स ओरिएंटेड है, एटम्स लोकेटेड है, वो एटम्स उन रेज को स्कैटर करेंगे, उन रेज को आगे जाने नहीं देंगे. अगर वो रेज आगे जाती नहीं है, स्कैटर्ड होती है, तो उसका स्कैटर का भी एक तरीका रहेगा. क्योंकि वो एटम की लोकेशन थोड़ी चेंज हो रही है, एटम की लोकेशन वैसी रहेगी, तो स्कैटरिंग पैटर्न भी चेंज होगा. और वो स्कैटरिंग पैटर्न किसी भी स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए कांस्टेंट सॉरी किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए वो स्कैटरिंग पैटर्न ये कांस्टेंट रहता है. तो जिस तरह से अगर आप देखो तो यहाँ पे इस फिल्म के ऊपर अगर आप देखो तो इस एक्स रेज और वाई ट्यूब पे यहाँ पे भी रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी रेड स्पॉट्स, यहाँ पे भी रेड स्पॉट्स. ये रेड स्पॉट्स इंडिकेट करते हैं कि एटॉमिक, वहां पे एटम्स ने उसको स्कैटर किया है. उन एटम्स ने स्कैटर करने के बाद वो वहां जाके ट्रेस आउट, वहां जाके उसने अपना इंप्रेशन किया. इमेजिन करो कि मैंने एक टॉर्च लिया और टॉर्च के सामने अपने हाथ रख दिया, तो क्या होगा? हाथ रखने की वजह से
जो लाइट है वो ओपन स्पेसेस में से दीवार पे गिरेगा, लेकिन जहां पे मेरी उंगलियां हैं उन उंगलियों का वहां पे छांव गिरेगी, उनका रिफ्लेक्शन गिरेगा, लेकिन उस वो उतना रीजन डार्क रहेगा। कुछ वही कंसेप्ट यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे हम सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं उसको, उस ह्यूमन बॉडी को रिप्लेस कर रहे हैं एटम से, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि उस मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है उनकी लेयर्स, उनके लेयर्स को टकराने के लिए आपकी वेव में उतनी ताकत होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको एटम को, हम एटम को तभी देख पाएंगे, हम किसी भी चीज को कब देख पाते हैं जब लाइट रे उसे टकराती है, टकरा के वो रिफ्लेक्ट ऑफ होकर हमारे आंखों में इंप्रेशन क्रिएट करती है, तब हम उसको देख पाते हैं। जिस दिन वो लाइट रे हमारे एटम के साइड से टकरा के वापस आएगी तो हम रिफ्लेक्टेड रे को शायद देख पाए। वो ताकत एक्सरेज में होती है। एक्सरेज इतने फाइन है, इतने उनकी वेवलेंथ कम है कि वो उनसे टकरा सकते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं उनके टकराने के, और टकराने की वजह से वो स्कैटर्ड होते हैं, और जो स्कैटर्ड होते हैं तो वो एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए ये लुईस डिफ्रेक्शन मेथड इसी चीज पे काम करती है। इसमें फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन मेथड। एक्सरे बीम है, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल में just not orient towards the outer segment, you should also get inside the, इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होगी। तो जब ये एक से टकराएगी तो सिर्फ आउटर लेयर से नहीं, इसके अंदर की लेयर से भी टकरा के डिफ्रैक्ट होगी, कुछ शायद डिफ्रैक्ट होके इस फोटोग्राफिक फिल्म पे अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करे। सो यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर आप चेकआउट करो तो एक तरीके का पिक्टोरियल क्रिएट हो जाता है। ये पिक्टोरियल हमेशा एक इंप्रेशन जो क्रिएट करता है वो इंप्रेशन काफी स्पेसिफिक रहता है। उस स्पेसिफिक इंप्रेशन को हम कोरिलेट करते हैं, हम कोरिलेट कर सकते हैं विद द एटॉमिक अरेंजमेंट, एटॉमिक लेयर अरेंजमेंट। और इस तरह से जो लुईस ने सबसे पहले इनके फोटोग्राफ्स लिए थे और उनको पब्लिश किया था। For example, this is the photograph taken by him of copper sulfate and he have published in 1912 and for this he has been rewarded. इस केस में स्पेशल चीज क्या है? स्पेशल चीज इस केस में ये है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि प्रिज्म घूम नहीं रहा, प्रिज्म कांस्टेंट है, प्रिज्म स्टेडी है, हमने चेंज किया क्या लोकेशन, वो चेंज नहीं किया, वो वैसा का वैसा है। इस वजह से यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहता है, सो थीटा इज केप्ट कांस्टेंट, बट द वेवलेंथ इज वेरिड। वेवलेंथ वेरिड मतलब हमने वेवलेंथ को हमने मोनोक्रोमेटर अटैच नहीं किया जहां पे हम सिंगल वेवलेंथ को अटैच, हम सिंगल वेवलेंथ को अलाउ कर रहे हैं, हम वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ को भी अंदर से एक साथ भेज रहे हैं। सो इस वजह से क्या होगा, जैसे हमने ब्रैग्स लॉ में देखा था, ब्रैग्स लॉ में फॉर्मूला के हिसाब से या तो थीटा वेरिएबल रहेगा या तो वेवलेंथ वेरिएबल रहेगा। हमारे लुईस डिफ्रेक्शन ट्रांसमिशन मेथड में हम थीटा कांस्टेंट रखते हैं और वेवलेंथ को वेरी करते हैं। सो इन दिस केस अगर मैं एक एक्सरे ट्यूब लूं और यहाँ पे लोकेशन ऑफ जो फोटोग्राफी प्लेट रहता है ये हमेशा यूजुअली सैंपल के बाद में रहता है। इसमें सैंपल निकलने के बाद जो फोटोग्राफिक फिल्म तैयार होती है उस फोटोग्राफिक फिल्म में हमें एक सेंट्रल स्पॉट मिलता है। ये इसलिए मिलता है क्योंकि वो बीम ये सेंटर से जाएगी तो यहाँ टकराने के बाद यहाँ पे एक डार्क स्पॉट क्रिएट करेगी। Okay, so this dark spot is usually due to the direct beam, whereas the regularly arranged spots जो दिख रहे हैं आपको spots, ये arranged spots जो है, ये arranged spots किस वजह से है? Because of the diffraction pattern of the atoms of various crystal plates. This is all about the transmission method. In the next video, we will discuss about the back reflection method of the Lewis diffraction. Thank you.